हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड केसेस की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बीच में 2-4 महीने ठीक रहा था, लेकिन शायद जो सावधानियां या जो नियमों का पालन हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया, जिसकी वजह से ये फिर से एक आउटब्रेक आया है और इस बार बहुत ज़्यादा आया है। पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये फैल रहा है। उम्मीद है आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे। कोविड-19 से रिलेटेड एम्स पटना जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज। इस जो गाइडलाइंस हैं, इनमें आप घर पे जो जो व्यक्ति घर पे हैं या जो कोविड से ग्रस्त हैं, लेकिन उनको इतने ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं है, वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने थोड़ा बताया है। और बाकी जो जिनको ज़्यादा गंभीर बीमारी हो गई है, उनका किस तरीके से इलाज होगा, उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स दी हैं। तो आज मैं आपके सामने उसी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, कोविड-19 को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी हल्का, मध्यम या गंभीर। यानी किसी को हल्के सिम्पटम्स हैं, कईयों को मध्यम सिम्पटम्स आते हैं या कईयों को बहुत ही गंभीर तरीके की ये बीमारी है। तो इस तरीके से इनको 3 उसमें डिवाइड किया गया है। इन तीनों की अलग-अलग मैनेजमेंट है, अलग-अलग हम इसमें फीचर्स होंगे, हम देखेंगे किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं हम माइल्ड जो डिज़ीज़ है, यानी हल्के, जिनको हल्के सिम्पटम्स हैं। इसमें जो सिम्पटम्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होंगे। जैसे थोड़ी कॉफ होएगी या गले में दर्द होगा, सोर थ्रोट जिसे हम बोलते हैं, या ज़ुकाम भी हो सकता है। दूसरा, इसके बाद फीवर होगा इसमें। लेकिन इन दोनों के साथ-साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगा, मतलब साँस नहीं चढ़ेगा पेशेंट का, साँस नहीं फूलेगा। आपको बिल्कुल ज़ुकाम वाले जो कोल्ड वाले सिम्पटम्स होते हैं, उस तरीके का आपको फ़ील होगा और फ़ीवरिश होगा, लेकिन साँस नहीं चढ़ेगा माइल्ड डिज़ीज़ के अंदर। जो ये माइल्ड डिज़ीज़ वाले केसेस होते हैं, यानी जो हल्के सिम्पटम्स इनको है, इनको हम होम आइसोलेशन से ही ट्रीट करते हैं। यानी घर पे ही इनको आइसोलेट कर दिया जाता है, एक कमरे में अलग से कर दिया जाता है और इनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनकी मैनेजमेंट जो होती है वो कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट होती है। उसके अंदर क्या-क्या आता है कि आपको एक तो हाइड्रेशन रखनी है, पूरा अपना वाटर का इंटेक काफ़ी अच्छा रखना है और अपनी जो डाइटरी इंटेक है, यानी आप जो खुराक है वो आपको अच्छी रखनी है। इसके साथ-साथ आपको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, यानी जो मास्क हैं और जो भी डिस्टेंसिंग है, आपको अलग जैसे आइसोलेट किया है, आपको उसको बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। और इन बिटवीन आपको टेम्परेचर भी अपना चेक करते रहना है। यदि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप उसको टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, यानी जो पानी से, ठंडे पानी से भिगो के जो पट्टी करते हैं, माथे के ऊपर रखते हैं, वो टेपिड स्पॉन्जिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं ताकि फ़ीवर को कंट्रोल में लाया जा सके। नेक्स्ट है, आप गागल्स भी कर सकते हैं। जैसे गले में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो आप गागल्स यानी गरारे जो होते हैं गर्म पानी से, वो भी कर सकते हैं। या स्टीम की जो इनहेलेशन होती है, स्टीम को आप, भाप को आप इनहेलेशन ले सकते हैं उसकी। हमने पल्स ऑक्सीमीटर से रेगुलरली अपनी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो चेक करते रहना है, जिसकी अराउंड 94% से ऊपर होनी चाहिए। इसमें एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप एक वॉक करेंगे, अराउंड 6 मिनट्स की वॉक करेंगे। उसके बाद आप अपनी सैचुरेशन चेक करेंगे। यदि सैचुरेशन में 5% से ज़्यादा के चेंजेस नहीं आते हैं या कम के चेंजेस आते हैं, तो उसको आप ठीक मानेंगे। यदि 6 मिनट्स वॉक करने के बाद आपको ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है और आपकी सैचुरेशन भी फॉल कर जाती है, तो डेफ़िनेटली ये वरी की बात है और आपको फिर नेक्स्ट जो स्टेज है, यानी जो मॉडरेट जो है, जिसमें मध्यम वाले जो सिम्पटम्स होते हैं, उसमें आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट से आप काफ़ी अच्छे से ईज़िली आप असेस कर सकते हैं। रोज़ आप वॉक कर सकते हैं 6 मिनट्स, तो रूटीन में कोई भी वॉक कर सकता है और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो सैचुरेशन लेवल्स हैं वो ज़्यादा फॉल तो नहीं हो रहे और आपका जो बेसिकली बॉडी जो है वो किस तरीके का स्ट्रेस सहन कर पा रही है या नहीं कर पा रही। होम आइसोलेशन में रहते कुछ आप इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करवा सकते हैं। जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, आईएनआर होता है, जैसे कोएगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं, ब्लड की जो
क्लॉट होने की टेंडेंसी है वो इससे पता लगती है। आप किडनी के टेस्ट करवा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें बिलीरुबिन आते हैं, और एक चेस्ट एक्सरे भी आप जाके करवा सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट में पैरासीटामोल से आप फीवर कंट्रोल करेंगे, और विटामिन सी और जिंक जो हैं वो आप ले सकते हैं ताकि जो इम्यूनिटी आपकी बूस्टेड रहे। अब आते हैं अवेक प्रोनिंग पे। इसमें बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। इन पोजीशंस को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो सांस लेने की विधि है वो थोड़ी बेटर होती जाती है। तो जैसा कि ये पिक्चर में बता रहे हैं, जो ये पोजीशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, ये अराउंड 30 मिनट्स टू 2 आवर्स एटलीस्ट जितना पॉसिबल है आपके लिए हर पोजीशन में, अगर इतना टाइम आप स्पेंड करते हैं तो इस सीरीज़ में ये आपने पोजीशंस में लाई डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने पोजीशन जो है वो प्रोन पोजीशन, यानी पेट के बल लेटना है आपने, उल्टा होकर जिसे बोलते हैं वो लेटना है। ये भी अराउंड 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक आपने कोशिश करनी है, जितना आप मैक्सिमम लेट पाते हैं। प्रोन पोजीशन के बाद जो आप नेक्स्ट पोजीशन आती है वो लाइंग ऑन द राइट साइड, यानी राइट लेटरल पोजीशन जिसको बोलते हैं, कि जो करवट दिलवा के, यानी जो राइट वाली जो हमारी साइड है बॉडी की वो नीचे रहेगी, और आपने करवट दिलवा के लेटना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। जब इस पोजीशन में अराउंड 30 मिनट्स टू 2 आवर्स लेटने के बाद फिर जो नेक्स्ट पोजीशन आती है उसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, यानी हम जो नॉर्मली जो सीधे होके लेटते हैं या फिर बैठना है। सीधे होके लेटने में सुपाइन पोजीशन में अराउंड 30 मिनट्स टू 2 आवर्स का जो टाइम है ये हमने स्पेंड करना है। इस पोजीशन के बाद हमने लेफ़्ट लेटरल पोजीशन हो जानी है, यानी जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो नीचे होगी, इसमें भी करवट दिलवा के लेटना पड़ेगा, इसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। इसमें भी अराउंड 30 मिनट्स टू 2 आवर्स हमने टाइम स्पेंड करना है। इस पोजीशन के बाद हम वापस फिर से बैक टू पोजीशन 1 आ जाएंगे, यानी प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा होके लेटना या पेट के बल लेटना। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ होम आइसोलेशन क्या हो सकती है, कितनी दिनों तक हमें होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें 10 डेज़ है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जो अगर जब आपको सिम्टम आए तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर, या जब फीवर आपका 3 दिन तक अगर आपको फीवर नहीं आता है तो उसके बाद आप अपना होम आइसोलेशन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोविड-19 मॉडरेट जो डिज़ीज़ है, यानी जो मध्यम वर्गीय जो डिज़ीज़ है, जिसमें सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं और पेशेंट को थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें जो सांस लेने का जो रेट है, यानी रेस्पिरेटरी रेट है, वो अराउंड 24 से ज़्यादा होगा अडल्ट्स के लिए। और बच्चों में जो 2 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 60 से ज़्यादा होगा, और जो 2 महीने से 12 महीने तक के बच्चे हैं उनका 50 से ज़्यादा होगा, और जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनका 40 पर मिनट से ज़्यादा होगा, और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनका मोर देन 30 होगा रेस्पिरेटरी रेट। इससे हम गेस कर सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, और हम कोविड की किस स्टेट पे आ चुके हैं। और जो SpO2 है वो रूटीनली जो हमारे रूम एयर में लेस देन 94% अगर रहती है तो हम मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे जो केसेस होते हैं इनको हम कोविड वार्ड में शिफ्ट करते हैं। होम आइसोलेशन में तो इनको नहीं रख सकते, इनको कोविड वार्ड में रखा जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो मॉडरेट कैटेगरी वाली जो कोविड-19 डिज़ीज़ है उसकी जो मैनेजमेंट है वो कोविड वार्ड में किस तरीके से होगी। उसमें आपको ऑक्सीजन लगा के रखनी पड़ेगी। नेचुरली जो वार्ड में आप रखेंगे वहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको ऑक्सीजन लगा के रखेगा। और नेक्स्ट है आपकी जो मॉनिटरिंग होएगी पूरी ब्लड प्रेशर की और ऑक्सीजन सैचुरेशन की, वो आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्लस आपको जो मेडिसिन्स हैं वो शुरू की जाएंगी, जैसे एंटीबायोटिक हो गया और एंटी इन्फ्लेमेटरी, कई बार IV ड्रिप भी लगानी पड़ जाती है। और उसके बाद आपके जो लैब टेस्ट होते हैं, जैसे पहले आपने माइल्ड डिजीज़ में लैब टेस्ट करवाए थे, वो वाले लैब टेस्ट इसमें भी करवाए जाएंगे। और प्लस इसमें कई बार CT चेस्ट भी करवा दिया जाता है, एक्सरे के साथ साथ CT चेस्ट भी, जो CT स्कैन होता है चेस्ट का, वो भी करवा दिया जाता है। CT चेस्ट करवाने से हमें कोविड की जो स्टेटस है वो क्या है, किस तरीके की उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, किस स्टेज पे है, उसका हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। अवेक प्रोनिंग जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी है वो इसमें भी चलेगी, और कोविड वार्ड में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टाफ है वहाँ का वो आपको ये एक्सप्लेन करेगा किस तरीके से करना है आपने, और एक बार आप सीख गए तो आप खुद ब खुद भी ये कर सकते हैं। कोविड-19 सीवियर डिजीज़ ये काफ़ी डेंजर सिचुएशन होती है,
इसमें बेसिकली जो सैचुरेशन लेवल्स हैं वो लेस देन 90% चले जाते हैं और जो रेस्पिरेटरी रेट है खासकर अडल्ट्स के अंदर वो मोर देन 30 पर मिनट हो जाता है और बच्चों में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है और प्लस उनके साथ और भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उनको सांस लेने में जब वो लेते हैं तो उनको आवाज़ आती है, छाती में से आवाज़ आती है। कई कई बच्चे जो हैं छोटे बच्चे वो ब्लू हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके अंदर, इस वजह से नीले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है कोविड-19 जो सीवियर डिजीज़ होती है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसको जो मैनेज किया जाता है वो कोविड आईसीयू में मैनेज किया जाता है। जो माइल्ड डिजीज़ थी उसको हम होम आइसोलेशन में कर रहे थे और जो मॉडरेट डिजीज़ थी यानी जो मध्यम कैटेगरी के सिम्टम्स थे उनको हमने कोविड वार्ड में एडमिट किया था और जो सीवियर डिजीज़ यानी गंभीर जो बीमारी हो गई है तो उसको हम कोविड आईसीयू में मैनेज करते हैं। बेसिकली इसमें भी वही मॉनिटरिंग होती है सारा कुछ और जिनकी सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा फॉल कर जाती है ऑक्सीजन सैचुरेशन उनको फिर वेंटिलेटर जो मशीन होती है उस पर भी रखना पड़ जाता है। जैसा कि आप आजकल सुन रहे हैं कि वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपाइड हैं, बेड्स भी ऑक्यूपाइड हैं, इवन ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, कुछ जो शहर हैं उनमें ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो पेरेंट्स द्वारा, खासकर जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं अपने बच्चों के प्रति वो क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली पूछते हैं। मैं एक एक करके ये क्वेश्चन लूँगा और उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो प्रश्न पूछते हैं कि जो हम अपने बच्चों को कोविड-19 की इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो अभी तक आपको सबको पता ही है कि हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, आपने अपने बच्चों के हैंड वॉश करने हैं और उनको मास्क लगाना है और ओवर जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उन पे वहाँ पे नहीं लेके जाना है और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो बिल्कुल सारे उसी तरीके से लेने हैं और उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। ज़रा सा भी आपको कोई डाउट लगे या फीवर लगे तो आपने उसको चेक करवाना है। नेक्स्ट जो क्वेरी रहती है पेरेंट्स की कि यदि हमारी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या करें, हम अपने बच्चों को किस तरीके से मैनेज करें। तो उसमें आपको पैनिक करने की कोई बात नहीं है। यदि आपका मेंबर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले आप अपना और सभी जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सबका टेस्ट करवाएं। उसके बाद आप अपने जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको उससे बिल्कुल अलग कर लें, उस खासकर उस मेंबर से बिल्कुल अलग कर लें, उनके टच में ना आने दें और बाकी हैंड वॉशिंग और जो मास्क पहनना है घर पे भी मास्क पहने आप और उस तरीके से जो सारे मेजर्स हैं और प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो जितने भी बच्चे हैं क्या उनको सभी को कोविड-19 का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो उसमें ऐसा है कि यदि कोई बच्चे या जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं किसी तरीके से लेकिन उनको कोई साइन सिम्टम नहीं आते तो एटलीस्ट 14 डेज़ आपको वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। यदि 14 डेज़ तक कोई साइन सिम्टम उनमें नहीं आते हैं तो टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर विदिन 14 डेज़ उनको किसी भी तरीके की कोई फीवर या किसी भी तरीका वॉमिटिंग या उनको लूज टूल्स लगते हैं तो आपको डेफिनेटली उनको चेक करवाना चाहिए कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे बच्चों को कोविड-19 जैसे ही सिम्टम आ रहे हैं यानी खांसी आ रही है, ज़ुकाम आ रहा है और गले में दर्द भी है तो क्या हम इसको कोविड-19 समझें। तो ऐसा नहीं है, हर ये जो सिम्टम्स होते हैं जो अदर वायरल इलनेसेस होते हैं उनमें भी होता है, बल्कि पहले ही ये हम रूटीन में वायरल ही कह दिया करते थे कोविड-19 के आने से पहले। तो आपको इनको पैनिक नहीं करना है इस चीज़ से, एकदम से आपको स्ट्रेट अवे डायग्नोसिस कोविड-19 नहीं बना देना है। आपको इसको रूटीन की तरह जैसे आप पहले मैनेज करते थे पैरासिटामोल की टेबलेट या सिरप वगैरह दे के उस तरीके से मैनेज करना है। उनकी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है और उनका टेम्परेचर रेगुलरली चेक करना है। यदि वो ये चीज़ जो टेम्परेचर है वो हाई ग्रेड हो जाता है फिर डेफिनेटली वरी करने की बात है, लेकिन रूटीन में आपको सबसे पहले इसको जिस तरीके से आप पहले मैनेज करते थे उस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो बच्चों में अगर कोविड-19 होता है तो क्या ये बच्चों में हमेशा सीवियर तरीके का ही होगा यानी गंभीर समस्या ही बनेगी, आईसीयू वाली समस्या ही बनेगी। तो इसका भी जवाब यही है कि जैसे अडल्ट्स में होता है, बड़ों में भी जिनको खासकर कोई पहले की प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है। उसी तरीके से बच्चों में भी जिन बच्चों की इम्यूनिटी लो है या उनको पहले ही कोई एलर्जिक सिम्टम्स रहते हैं किसी तरीके के या उनको कोई लिवर डिजीज़ है या कोई किडनी डिजीज़ है, इन बच्चों में ज़रूर कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ जो बाकी जो बच्चे हैं, रूटीन में जो बच्चे हैं, उनमें जो सीवियर कंडीशन है आने के चांसेस कम होते हैं, उनको मैनेज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यदि हमारा बच्चा जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करें, कब उसको हॉस्पिटल लेके जाएं या ना लेके जाएं।
तो उस तरीके से उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये एक चार्ट है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये हमने साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे कि जो पहला है, अगर आपके बच्चे को फीवर है या कफ है या लूज स्टूल्स आते हैं, आइज़ में रेडनेस है, जो रूटीन में बेसिक सिम्टम्स होते थे, तो उसमें आप होम बेस्ड केयर ही दें और उसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग करें और उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, फीवर को कंट्रोल करें। उस तरीके से आपको घर पे ही उसको वॉच करना है और ध्यान रखना है कि कोई और डेंजर सिग्नल्स जैसे कोई सांस में दिक्कत हो ऐसी ना आए। नेक्स्ट है, यदि जो बच्चे हैं, खासकर जो 1 साल तक के बच्चे, उनको फीवर 102 के आसपास फीवर आ रहा है और उनकी जो ब्रीदिंग है बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत तेज़ चल रही है, तो आपको जो नियरेस्ट डॉक्टर है एटलीस्ट उसको आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और चेस्ट उसकी जो है वो फूल सही सही से फूल नहीं रही है, उसकी जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है, पीला दिख रहा है उस तरीके से, और जो यूरिन भी उसका नहीं आया है, अपनी फीड भी नहीं ले रहा है और बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, तो डेफ़िनेटली आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये काफ़ी सीरियस हो सकता है और इमीडिएटली उसको जो हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ जाके उसको आईसीयू में या जहाँ भी उसका कोविड जो केयर है, पीडियाट्रिक केयर, वहाँ पे उसको एडमिट किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोविड-19 की मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हों या क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।